नमस्कार। आज हम समय में काफी पीछे जा रहे हैं हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के भारत में। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर का समाज कैसा था, मतलब कैसे रिश्तेदारी, शादी ब्याह के कायदे और सामाजिक ऊंच नीच, जिसे हम वर्ण या जाति व्यवस्था कहते हैं, लोगों की जिंदगी कैसे तय करते थे। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास इसके लिए कई दिलचस्प स्रोत हैं। सबसे बड़ा तो महाभारत ही है, फिर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथ हैं। हाँ, जो नियम कानून बताते हैं। फिर कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो एक अलग नजरिया देते हैं, और कुछ पुराने शिलालेख भी हैं। सही कहा। ये सब मिलकर एक काफी उलझी हुई सी तस्वीर बनाते हैं। तो आज हमारा काम है इन स्रोतों की गहराइयों में उतरना। हाँ, और देखना कि ये उस समय के सामाजिक ताने बाने, उसके आदर्शों, हकीकतों और हाँ, विरोधाभासों के बारे में क्या बताते हैं। देखते हैं क्या छुपा इन पन्नों में। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी इकाई से, परिवार और रिश्तेदारी। ग्रंथों में परिवार के लिए कुल और रिश्तेदारों के बड़े समूहों के लिए ज्ञाति जैसे शब्द हैं। जी। एक बहुत मजबूत विचार जो बार बार सामने आता है वो है पितृवंशिकता, मतलब वंश पिता से बेटे की ओर चलता है। हाँ, ये तो केंद्रीय विचार था। महाभारत की पूरी कहानी ही कौरवों और पांडवों का झगड़ा इसी पर टिकी है कि गद्दी और जमीन पर बेटों का हक होगा। बिल्कुल, पितृवंशिकता एक बड़ा आदर्श था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी आदर्श के साथ साथ शादी ब्याह के नियमों में काफी भिन्नता दिखती है। अच्छा, कैसी भिन्नता? ब्राह्मण ग्रंथ जैसे धर्मसूत्र बहिर्विवाह पर जोर देते थे, यानी अपने गोत्र या कुल से बाहर शादी करना। पिता के लिए बेटी का विवाह, जिसे कन्यादान कहा गया, एक बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। लेकिन क्या ये नियम हर जगह हर किसी पर लागू होते थे? मतलब जमीनी हकीकत क्या थी? यही मामला पेचीदा हो जाता है जब हम दक्षिण या पश्चिम भारत के सातवाहन शासकों को देखते हैं। वो दूसरी सदी ईसा पूर्व वाले। जी, लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी तक उनकी शिलालेख देखते हैं तो कहानी कुछ और ही लगती है। क्या मिलता है उनमें? कई रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र यानी कुल का नाम बनाए रखा। अरे, जबकि ब्राह्मणवादी नियम कहता था कि शादी के बाद स्त्री पति का गोत्र अपनाएगी। हाँ बिल्कुल। तो ये तो नियम के उलट हुआ। सीधे सीधे उलट। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो एक ही गोत्र के अंदर शादियां भी हुईं, जिसे अंतर्विवाह कहते हैं। अपने ही गोत्र में? जी, ये शायद दक्षिण भारत में पहले से चले आ रहे रिवाजों का असर था। अच्छा। ये दिखाता है कि नियम भले ही लिखे गए हों, जमीनी हकीकत खासकर अलग अलग इलाकों में काफी अलग हो सकती थी। और एक और बात, सातवाहन राजाओं के नाम अक्सर उनकी माँ के नाम से जुड़े मिलते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये भी है। क्या इसका मतलब है कि वहां माँ का रुतबा ज्यादा था? शायद मातृसत्ता जैसा कुछ। ये सोचना स्वाभाविक है, लेकिन शायद जल्दबाजी होगी। माँ के नाम का इस्तेमाल, जिसे मातृनाम कहते हैं, मेट्रोनॉमिक्स। हाँ, मेट्रोनॉमिक्स, ये माँ के सम्मान को तो दिखाता है, पर सिंहासन का वारिस तो बेटा ही होता था। अच्छा। यानी व्यवस्था पितृवंशीय ही थी। तो ये हमें याद दिलाता है कि स्रोतों को ध्यान से पढ़ना और समझना कितना जरूरी है। हर चीज का सीधा मतलब नहीं होता। सही बात है, मतलब पढ़ते हैं काफी। बिल्कुल। ठीक है, तो परिवार और शादी के नियमों में आदर्श और हकीकत का ये फर्क तो दिखा। अब अगर पूरे समाज के बंटवारे को देखें, यानी वर्ण व्यवस्था। हाँ, वर्ण व्यवस्था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों ने समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबके काम भी तय कर दिए। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, क्षत्रियों का काम राज करना, लड़ना, रक्षा करना, वैश्यों का खेती, व्यापार, पशुपालन, और शूद्रों का काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। और इस व्यवस्था को अक्सर दैवीय बताया गया, मतलब ईश्वर ने बनाया है ऐसा। जी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का हवाला देके कि ये चारों वर्ण सीधे ईश्वर के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। अच्छा। ब्राह्मणों ने इसे लागू करवाने के लिए राजाओं को सलाह दी और इसे जन्म आधारित बताया। महाभारत में एकलव्य की कहानी शायद इसी का एक मर्मिक उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। द्रोणाचार्य उसे सिखाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। जी। और बाद में उसका अंगूठा मांग लेते हैं ताकि कोई अर्जुन से बेहतर न बन पाए। ये कहानियां शायद इन नियमों को मजबूत करने का एक तरीका थी। बिल्कुल, कथाएं नियमों को स्थापित करने में बड़ा रोल निभाती हैं। लेकिन यहाँ भी अगर हम इतिहास देखें, हाँ, तो हकीकत फिर से नियमों से अलग दिखती है। कैसे? शास्त्रों के हिसाब से राजा सिर्फ क्षत्रिय हो सकता था, पर कई बड़े राजवंश क्षत्रिय नहीं थे। अच्छा, जैसे?
मौर्यों की उत्पत्ति पर तो बहस ही है। शुंग और कर्ण तो ब्राह्मण थे। हाँ, सुना है। और शक राजा, जिन्हें ब्राह्मण म्लेच्छ यानी बाहरी या असभ्य मानते थे, वो भी यहाँ शासक बने। वो तो बाहर से आए थे ना? जी, और उन्होंने संस्कृत परंपराओं को अपनाया भी, जैसे रुद्रदामन का उदाहरण है। ये तो बड़ा विरोधाभास है, खासकर वो सातवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का मामला। हाँ, वो तो बहुत ही दिलचस्प है। वो खुद को एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रियों का मान घटाने वाला बताते हैं। हाँ, और दावा करते हैं कि उन्होंने वर्णों के बीच घालमेल मतलब शादी ब्याह को रोका। जी बिल्कुल यही दावा करते हैं। और फिर वही राजा शक शासक रुद्रदामन के परिवार से शादी का रिश्ता भी जोड़ता है। क्या बात है, उन्हीं से जिन्हें वे खुद म्लिच्छ मानते थे। हाँ, इससे साफ पता चलता है कि सत्ता और व्यवहारिक जरूरतें अक्सर तयशुदा नियमों पर भारी पड़ती थीं। दावे कुछ और, काम कुछ और। बिल्कुल। वर्ण के अलावा एक और शब्द आता है, जाति। ये क्या वर्ण से अलग थी? हाँ, देखिए, जाति भी जन्म पर आधारित थी, पर इनकी संख्या वर्णों की तरह 4 तक सीमित नहीं थी। अच्छा, कितनी थी फिर? अनगिनत थी। ऐसा लगता है कि जब व्यवस्था का सामना नए समुदायों से हुआ, जैसे जंगलों में रहने वाले निषाद, या नए पेशे अपनाने वाले लोग जैसे सुनार, जिन्हें 4 वर्णों में फिट करना मुश्किल था, उन्हें जाति का दर्जा दे दिया गया। ओह, मतलब व्यवस्था खुद को एडजस्ट कर रही थी नई हकीकतों के हिसाब से। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। और कभी-कभी एक ही पेशे या हुनर वाली जातियां मिलकर अपना संगठन बना लेती थीं। संगठन? कैसा संगठन? जिन्हें श्रेणी या गिल्ड कहते थे। इसका एक शानदार उदाहरण मंदसौर, मतलब मध्य प्रदेश में वहां का 5वीं सदी का एक शिलालेख है। हाँ, मैंने पढ़ा है शायद उसके बारे में, रेशम बुनकरों का। हाँ बिल्कुल, उसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का जिक्र है जो गुजरात से आकर मंदसौर में बसे थे। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये लोग सिर्फ बुनकर नहीं थे, तो कोई संगीत में माहिर था, कोई कहानियों में, कोई खगोल विज्ञान में। अरे वाह। और उन्होंने मिलकर अपनी कमाई से एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया। अच्छा, तो ये दिखाता है कि जातियां सिर्फ बंटवारा नहीं थी। हाँ, बल्कि सामूहिक पहचान और सामाजिक गतिशीलता का जरिया भी बन सकती थी। ये एक अलग पहलू है। तो एक तरफ ये नियम बनाने वाले ग्रंथ थे और दूसरी तरफ समाज के वो हिस्से जो इन नियमों के दायरे से शायद बाहर थे। बिल्कुल। जैसे जंगलवासी, घुमंतु लोग। हाँ, इन समूहों को अक्सर म्लिच्छ कहा जाता था और कभी-कभी अजीब, असभ्य या जंगली भी बताया जाता था। क्या महाभारत में इसका कोई जिक्र है? महाभारत में भीम और हिडिंबा की कहानी है। हिडिंबा जो एक राक्षसी थी। हाँ। ये कहानी शायद ऐसे ही समूहों के साथ रिश्तों का एक साहित्यिक रूप हो जिन्हें मुख्य धारा के मानकों से अलग माना जाता था। और इसी व्यवस्था में अस्पृश्यता या छुआछूत की वो भयानक अवधारणा भी जुड़ी। ये कैसे शुरू हुई? ये पवित्रता और अपवित्रता के विचार से जुड़ी थी। कुछ काम, खासकर कर्मकांड से जुड़े, शुद्ध माने गए। वहीं कुछ दूसरे काम, जैसे मरे हुए जानवरों को उठाना या अंतिम संस्कार करना, अपवित्र या प्रदूषित करने वाले माने गए। ऐसे काम करने वालों को चांडाल कहा गया और उन्हें समाज में सबसे नीचे धकेल दिया गया। और इनके लिए नियम भी बहुत सख्त थे। हाँ, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में उनके लिए बड़े कठोर नियम थे। गांव के बाहर रहना, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करना, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनना। चीनी यात्रियों फाशियान और ह्यूएनसांग ने भी तो कुछ ऐसा ही लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि इन लोगों को शहर में आने पर आवाज करके चलना पड़ता था ताकि बाकी लोग उनसे अपवित्र ना हो जाए। ये सोचकर ये अजीब लगता है। बिल्कुल, लेकिन क्या इन लोगों ने ये स्थिति चुपचाप मान ली? मतलब कोई विरोध नहीं? ये बहुत अहम सवाल है। अगर हम सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें तो शायद ऐसा लगे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ जैसे जातक कथाएं एक अलग ही कहानी कहती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं? मातंग जातक में बोधिसत्व खुद एक चांडाल के घर जन्म लेते हैं। ओह। कहानी में वो जन्म आधारित ऊंच नीच और पवित्रता की ढोंग को सीधी चुनौती देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि असली दान का पात्र वो नहीं जो ऊंचे कुल में जन्मा पर अज्ञानी है, बल्कि वो है जो भले ही किसी भी कुल का हो पर जिसमें कोई दोष न हो। ये तो सीधी टक्कर है उस विचार से। बिल्कुल, ये उस समय के समाज में चल रहे एक गहरे वैचारिक संघर्ष को दिखाता है। बौद्ध धर्म ने राजा बनने की कहानी भी अलग बताई है ना? मतलब बिना किसी देवीय हस्तक्षेप के। हाँ, सुत्ता पिटक में एक कहानी है। क्या है वो? कि शुरुआत में सब ठीक था, पर जब लोगों में लालच और झगड़ा बढ़ा तो उन्होंने खुद ही आपस में तय करके एक व्यक्ति को महासमत यानी राजा चुना। खुद चुना?
हाँ, ताकि वो व्यवस्था बनाए रखे। बदले में लोग उसे अपनी फसल का एक हिस्सा देते थे, कर के रूप में। तो ये सिद्धांत राजा को ईश्वर का भेजा हुआ नहीं मानता। नहीं, बल्कि लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि मानता है। और इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर लोग व्यवस्था बना सकते हैं तो उसे बदल भी सकते हैं। ये उस वक्त के लिए काफी क्रांतिकारी विचार रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। समाज में रुतबे का एक और बड़ा पैमाना था पैसा, संसाधन। जी, आर्थिक स्थिति। महाभारत का वो सीन कौन भूल सकता है जब युधिष्ठिर चौसर में सब हारकर द्रौपदी को ही दांव पर लगा देते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही विवादास्पद प्रसंग है। ये घटना औरतों की स्थिति और क्या वे संपत्ति मानी जाती थी, इस पर बड़े सवाल खड़े करती है। और ग्रंथ में ही इस पर बहस होती है, पर कोई साफ नतीजा नहीं निकलता। मनुस्मृति जैसे नियम कानून वाले ग्रंथ क्या कहते हैं संपत्ति पर? मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति बेटों में बंटती थी। बड़े बेटे को शायद कुछ ज्यादा मिलता था। और बेटियों का? औरतों का संपत्ति पर सीधा हक नहीं था। लेकिन उन्हें शादी में मिले तोहफों पर अधिकार था, वो स्त्रीधन। हाँ, बिल्कुल, स्त्रीधन पर उनका पूरा अधिकार था। ये उनकी अपनी संपत्ति होती थी जो उनके बच्चों को मिलती थी। पति का उस पर हक नहीं होता था। ये तो ठीक है। लेकिन मनुस्मृति औरतों को ये चेतावनी भी देती है कि वो पति के इजाजत के बिना घर की संपत्ति या अपना कीमती सामान जमा न करें। अच्छा, तो नियंत्रण फिर भी पति का ही? काफी हद तक तो तस्वीर मिली जुली है। देखिए, प्रभावती गुप्त जैसी ऊंचे तबके की रानी थी। हाँ, गुप्त काल की। जी, उनके पास जमीन दान करने का अधिकार था, जैसा उनके अभिलेखों से पता चलता है। लेकिन आमतौर पर जमीन, मवेशी, पैसा, इन सब पर मर्दों का ही कंट्रोल था। और ये फर्क समाज में मर्द औरत के बीच की खाई को और गहरा करता था। हाँ, बिल्कुल, लैंगिक असमानता इससे बढ़ी। क्या संसाधनों तक पहुंच वर्ण पर भी निर्भर करती थी? मतलब क्या ये तय था कि कौन अमीर होगा, कौन गरीब? ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से तो कुछ ऐसा ही लगता है। शूद्र सिर्फ सेवा कर सकते थे। हाँ। पैसा कमाने के ज्यादा तरीके बाकी 3 वर्णों, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास ही होने चाहिए थे। क्या ये सच था? सिद्धांत तो यही था, और कुछ हद तक ये हकीकत से मेल भी खाता है। ग्रंथों में राजा और पुरोहित अक्सर अमीर दिखाए जाते हैं, हालांकि गरीब ब्राह्मणों का भी जिक्र मिलता है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई लेकिन है। हाँ, है, हल्की हंसी। यहाँ भी बौद्ध ग्रंथ एक अलग नजरिया पेश करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? मध्यम निकाय में एक राजा और बुद्ध के शिष्य कच्चान के बीच बातचीत है। कच्चान तर्क देते हैं कि अगर कोई शूद्र अमीर हो जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य भी उससे नरमी से बात करेंगे। मतलब पैसा वाले शूद्र से? हाँ, वो उनसे सेवा भी ले सकता है, और राजा इस बात से सहमत होते हैं। तो ये कहानी तो सीधी सीधी कह रही है कि पैसा वर्ण से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। बिल्कुल, ये उस दावे को चुनौती देती है कि रुतबा सिर्फ जन्म से तय होता है। पैसे का अपना रुतबा था। ये दिलचस्प है। और एक और दिलचस्प बात प्राचीन तमिलकम से पता चलती है। तमिलकम मतलब दक्षिण भारत, लगभग 2000 साल पहले। जी, वहां के संगम साहित्य की कविताओं में अमीर गरीब का फर्क तो है। हाँ। लेकिन जो सरदार या मुखिया हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी दौलत बांटेंगे। अच्छा, मतलब उदारता जरूरी थी। हाँ, उदारता की बहुत इज्जत थी और कंजूसी की निंदा की जाती थी। एक कहानी है एक गरीब सरदार की जो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है। तो सिर्फ अमीर होना काफी नहीं था, उसे बांटना भी जरूरी था सम्मान के लिए। कम से कम उस समाज के आदर्शों में तो यही था। ये दिखाता है कि सामाजिक मूल्य हर जगह एक जैसे नहीं थे। सही बात है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विचार थे। हमने बार बार महाभारत का जिक्र किया। ये इतना बड़ा और जटिल ग्रंथ है, इतिहासकार इसे कैसे समझते हैं? देखिए, इतिहासकार कई चीजों पर ध्यान देते हैं। इसकी भाषा कैसी है? हाँ, आपने कहा था सरल संस्कृत है। हाँ, वेदों या राजाओं की प्रशस्तियों की संस्कृत से ज्यादा सरल है शायद, आम लोगों के समझने लायक। फिर ये देखा जाता है कि इसे किसने लिखा होगा, किसके लिए लिखा होगा, कब लिखा गया। इसे परंपरा में इतिहास कहा गया है, यानी ऐसा ही था। पर क्या ये किसी असली लड़ाई की कहानी है? क्या लगता है? इस पर इतिहासकार पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है जो ग्रंथ के वर्णन से मेल खाता हो। और ये भी कि ये एक बार में नहीं लिखा गया, बल्कि हजारों सालों में इसमें चीजें जुड़ती गई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व शुरू होकर कई सौ सालों तक चली, शायद 400 ईस्वी तक। इतना लंबा समय? हाँ, शायद मूल कहानी सूत कहे जाने वाले चारण भाटों ने रची हो। वो जो राजाओं के साथ घूमते थे? जी, जो योद्धाओं के साथ घूमते थे
और उनकी गाथाएं गाते थे। फिर ब्राह्मणों ने इसे लिखना शुरू किया, लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से। बाद में जब विष्णु पूजा और कृष्ण का महत्व बढ़ा तो उनसे जुड़े हिस्से जोड़े गए, करीब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। भगवत गीता भी इसी दौर में जुड़ी शायद। हाँ, संभवतः। और आखिर में मनुस्मृति जैसे उपदेश वाले बड़े बड़े खंड इसमें शामिल किए गए, लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच। तब जाके ये इतना विशाल बना, करीब 1 लाख श्लोकों का। जी। वीएस सुठांकर ने जो इसका क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, उससे भी इसकी जटिलता पता चलती है ना? हाँ, बिल्कुल। कि पूरे देश में इसकी कहानियों में समानता तो थी, पर बहुत सारे क्षेत्रीय फर्क भी थे। बिल्कुल। वो दिखाता है कि कैसे एक मुख्य कहानी अलग अलग जगहों पर जाके स्थानीय रंगत अपना लेती थी। इसमें कई परतें हैं, कई आवाजें हैं। और कभी-कभी ग्रंथ में लिखी बातों और जमीन पर मिली चीजों में तालमेल नहीं बैठता। हाँ, जैसे हस्तिनापुर की खुदाई, वहां साधारण घर मिले, जबकि महाभारत में उसका वर्णन किसी भव्य महल जैसा है। तो क्या मतलब निकालें इसका? हो सकता है वर्णन बाद में जोड़ा गया हो या सिर्फ कवि की कल्पना हो, ये सब संभावनाएं हैं। और द्रौपदी के 5 पतियों वाली बात, मतलब बहुपति प्रथा, ग्रंथ में उसे सही ठहराने के लिए कई कहानियां हैं। हाँ, कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इतने सारे स्पष्टीकरण शायद यही दिखाते हैं कि ये प्रथा कभी रही होगी, शायद ऊंचे तबके में या किसी खास इलाके जैसे हिमालय क्षेत्र में। लेकिन बाद में जब ब्राह्मणवादी नियम ज्यादा हावी हुए तो इसे अजीब या अस्वीकार्य माना जाने लगा। अच्छा। इसलिए ग्रंथ को एडिट करते समय इसे समझाने या जस्टिफाई करने की जरूरत महसूस हुई। ये ग्रंथ के बदलते स्वरूप, उसकी गतिशीलता का एक और उदाहरण है। तो सबसे अहम बात शायद यह है कि महाभारत कोई बंद किताब नहीं है, बल्कि एक बहती हुई धारा की तरह है। एकदम सही कहा आपने। संस्कृत संस्करण के बाद भी ये रुका नहीं। मतलब अलग अलग भाषाओं में इसे फिर से कहा गया, नई कहानियां जुड़ी, पात्रों को नए तरीके से समझा गया, उनकी व्याख्या की गई। सदियों से ये होता रहा है। जैसे समकालीन लेखिका महाश्वेता देवी की कहानी कुंती और निषादी। अरे हाँ, वो एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। हाँ, वो कहानी उस घटना पर आधारित है जहां पांडवों को लाख के घर लाक्षागृह में जलाने की कोशिश होती है। जी। पांडव तो बच निकलते हैं, पर कुंती के बुलाए भोज में आई एक निषाद माँ और उसके 5 बेटे वहीं जलकर मर जाते हैं। हाँ, और सबको लगता है कि पांडव मर गए। महाश्वेता देवी कहानी को आगे ले जाती हैं। सालों बाद जब कुंती जंगल में है, उसकी मुलाकात एक बूढ़ी निषादी से होती है। हाँ। जो उसे याद दिलाती है कि मरने वाली औरत उसकी सास थी। वो कुंती से पूछती है कि क्या उसने कभी उन 6 बेगुनाहों के बारे में सोचा, जिनकी जान उसकी और उसके बेटों की जान बचाने के लिए गई। ये तो बहुत मार्मिक है। हाँ, ये कहानी महाभारत के हाशिए पर पड़े पात्रों को आवाज देती है और मूल कहानी के मौन पर सवाल उठाती है। ये दिखाता है कि ग्रंथ आज भी जिंदा है और लोग उससे संवाद कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये ग्रंथ की जीवंतता का प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, सार यही है कि प्राचीन भारतीय समाज की तस्वीर सीधी सरल नहीं थी। हाँ, ये तो साफ है। एक तरफ नियम थे, आदर्श थे, पितृवंश, वर्ण व्यवस्था, बहिर्विवाह, इन्हें स्थापित करने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक वास्तविकता कहीं ज्यादा विविध और विरोधाभासी थी। हाँ, हमें अंतर्विवाह, गैर क्षत्रिय राजा, जातीय व्यवस्था को चुनौती देने वाले विचार और उदारता जैसे वैकल्पिक मूल्य भी देखने को मिलते हैं। तो समाज हमेशा नियमों और हकीकत के बीच झूलता रहता है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें सिखाते हैं कि समाज कभी भी एक जैसा या ठहरा हुआ नहीं होता। ये हमेशा अलग अलग विचारों, समुदायों, नियमों और हकीकतों के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान, संवाद और समझौते का नतीजा होता है। और महाभारत खुद इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, महाभारत खुद इस जटिलता का सबसे बड़ा सबूत है। उसमें नियम भी है और नियमों को तोड़ने की, चुनौती देने की कहानियां भी हैं। उसमें आदर्श भी हैं और यथार्थ की कठोरता भी। आज की बातचीत हम यहीं रोकते हैं जी। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। अगर वो प्राचीन ग्रंथ, जिनका मकसद अक्सर एक व्यवस्था कायम करना था, खुद ही इतने बदलावों, विरोधाभासों और अलग अलग आवाजों से भरे पड़े हैं, तो ये हमें समाज के असली कामकाज और लिखित नियमों के साथ उसकी वास्तविक जुगलबंदी या शायद उसकी कमी के बारे में क्या बताता है, उस दौर के लिए भी और शायद आज के लिए भी।